सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। एकदम ठीक। एकदम ठीक। देखिए, अचानक जब बारिश हो जाती है तो कैसा मौसम हो जाता है ना। बिल्कुल, पेड़ में जो पत्ते लगे होते हैं वो सूखे, वो झड़ने लग जाते हैं। कभी कभी हरी शाखें भी टूट के गिर जाती हैं और फलों से लदे जो पेड़ हैं उनमें से भी फल नीचे टपक जाते हैं। आम, जामुन ये सब बिल्कुल बिछ जाते हैं। और सबसे ज्यादा बारिश का कहर किस पर होता है? वो गुलमोहर पर। जैसे बारिश के छींटे पड़ते हैं और या तेज बारिश होती है तो सारे गुलमोहर झड़ जाते हैं और नीचे बिछ जाता है और बिछ जाता है, लेकिन बारिश की बूंदों के कारण वो गुलमोहर टूट भी जाते हैं। तो बड़ा ही दुखद लगता है, उदास सा मौसम हो जाता है। और जामुन हमें दिखाई देते हैं तो हम लोग बिनने लग जाते हैं, है ना जी। तो ये जो भाई इस समय तो कुछ रंग बदला था, बाहर के नज़ारे हमने देखे। लेकिन जब कहर वाली बारिश आती है ना तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। जैसे कल रात मुंबई में बहुत तेज बारिश हुई, बिजली कड़कने लगी तेज, अचानक तेज बारिश हुई, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है। खैर, यहाँ पर तो बरखा रानी अपनी आमद कर चुकी है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में अभी उनकी मौजूदगी नहीं दर्ज हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में भी बरसात शुरू हो जाए, यही शुभकामना है। और बड़े हौले हौले खूबसूरती के साथ बारिश आए तो ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सही बात है। और ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे से बतियाना, बोलना, संवाद की जो परंपरा है, ये कितनी इसमें खूबी है। अगर ये परंपरा नहीं होती तो हम अपने दिल की बात कैसे साझा करते? बिल्कुल सही बात है, और किसी को जान भी नहीं पाते। तो जो आज हम लोग के जो विषय है, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, ये बड़ा मायने रखता है आज का दिन इस विषय पर, क्योंकि आपस में एक दूसरे को जानने के लिए संवाद होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और आज है आतंकवाद विरोधी दिवस। और जरा याद करो कुर्बानी में हम आज बात करेंगे क्रांतिवीर कुंवर प्रताप सिंह बारहट के बारे में बात करेंगे। और एक मिनट चाय ठंडी हो रही है। बिल्कुल आपका इशारा हम समझ गए थे। चाय ठंडी हो रही है, अक्सर हम कहते हैं सुबह सुबह जल्दी आओ चाय ठंडी हो रही है। तो जो चाय की चुस्कियां है, यूं ही चाय पी ले तो उसका मजा नहीं होता है। बिल्कुल। चाय के साथ वाय, और जब बारिश के छींटे पड़ते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? फटाफट पकौड़े छान ले। सही तो बात है। चाय के साथ पकौड़े का लुत्फ, तो चाय अपने आप में बहुत सारी चीजें और याद दिलाता है। बिल्कुल याद दिलाती तो है। हमारे श्रोताओं को चाय के साथ क्या क्या बातें याद आती हैं? और कुछ उनके अपने भी साझा कर सकते हैं, कुछ चटपटी बातें भी बता सकते हैं। चाय के साथ क्या खाते हैं? जैसे पकौड़े, चाय कैसी पसंद करते हैं, नमकीन, बिस्किट, और चाय में बिस्किट डुबो के खाना, टोस्ट डुबो के खाना। अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी ममता जी। तो ये हम सभी बातें हम थोड़ी ना बताएंगे, हमारे श्रोता बताएंगे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर वो टाइप करेंगे, अपने दिल की बात साझा करेंगे कि चाय से जुड़ी हुई उनकी कौन सी याद है और कौन सी बात है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल क्या करें, हम एक गाना सुनते हैं। रोजा फिल्म का ये गाना है, हरिहरन की आवाज है, पीके मिश्रा के बोल हैं, ए आर रहमान का संगीत है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है।
नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। अब एक संदेश सुनते हैं, जाने माने गायक उदित नारायण का संदेश। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। आप सुन रहे थे जाने माने गायक उदित नारायण का ये संदेश। मंजरी जी, जब हम किसी से संवाद स्थापित करते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी बांग्ला भाषी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो हमें भाषा कम समझ में आती है, लेकिन जब उनके हाव भाव होते हैं, जो वहाँ का परिवेश होता है, वहाँ का माहौल होता है, वहाँ का वातावरण, मतलब पश्चिम बंगाल जब गए हम तो वहाँ के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। चाहे वो कोई भी भाषा हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो या कोई भी भाषा हो, महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा बोली जाती है। तो ये जो संवाद स्थापना है, संवाद स्थापित करने की बात है, कितना जरूरी होता है। अगर ये भाषा बोली नहीं होती तो हम कितने अधूरे होते ना। बिल्कुल बिल्कुल अधूरे होते और एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। और हम मतलब उसकी भाषा को हमें सीखना चाहिए। और जो आपसी संवाद होता है उसके द्वारा हम एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकते हैं और विकास की ओर नए कार्य भी कर सकते हैं। 2001 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को संवाद और विकास के लिए आज के दिन को चुना। और ये दिन हमारी समझ को गहरा करने और 2005 में अपनाई गई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को सम्मेलन के 4 लक्ष्यों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें संस्कृति के लिए शासन की स्थायी प्रणालियों का समर्थन करना, सेवाएं देना, कलाकारों और इस सांस्कृतिक से जुड़े लोगों को गतिशीलता देना, एकीकृत करना और मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होता है। और सांस्कृतिक विविधता का अर्थ समझना भी जरूरी है कि समाज की जो रुचियां हैं, समाज के लोगों की, उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी होती है, उनके अंदर जो क्षमता होती है, उन समूहों से बना होता है। ये लोगों को जानने, समझने और मित्रता को बढ़ावा देती है और उनकी सहजता को भी बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को कम करती है, एक सकारात्मक सोच विकसित करती है, क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, धर्म, रीति रिवाज है और खान पान के लोग साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़कर सीखते हैं, एक दूसरे की कलाओं के बारे में जानते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जानते बूझते हैं। और ममता जी, चाहे शिल्प की बात करें या वहाँ के आविष्कारों की, जब एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं तभी जो दूरी होती ना वो नहीं रह पाती है। और एक दूसरे का सम्मान करना, उनकी कार्यप्रणाली को समझना, इससे हमारा बौद्धिक विकास तो होता ही होता है और साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। हम वास्तव में अन्य संस्कृतियों को कैसे अपनाते हैं, ये सब उन लोगों के बीच संवाद से शुरू होता है जो हमसे अलग होते हैं, मतभेद दूर होते हैं और हम विकास की ओर बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम दूसरी संस्कृतियों को अपनाने के लिए आगे आते हैं तो हमारा जीवन कई क्षेत्रों में
में जाकर बेहतर होता है। और हमने कहीं का गायन सीखा, मान लीजिए कहीं का नृत्य सीखा, हस्तकला सीखी या पाक कला सीखी, तो हमें भी अच्छा लगता है और जिसके बारे में जो जिस संस्कृति को अपनाते हैं उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और देखा जाए तो एक आर्थिक कमाई का जरिया भी बनता है, क्योंकि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो अपने सोचते हैं इसी क्षेत्र में हम आगे जाएं, तो बहुत ही फायदेमंद होता है इस तरह से। और इसके साथ ही हम अनेक भाषाएं सीख जाते हैं, अनुवाद आप कर सकते हैं सीख करके, उस भाषा की किताबें, उनके ग्रंथ पढ़ सकते हैं और खुद भी उस भाषा में लिखने और बोलने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती जाएगी, ऐसा हम अगर अपनाएंगे तो। और इस तरह से वहाँ की कला प्रदर्शनी, संग्रहालय देखें, वहाँ का इतिहास जानें, फिल्म, लोकगीत, संगीत, परंपरा, किसी भी भिन्न संस्कृति से जुड़े खेलें, जैसे कराटे हुआ, क्रिकेट हुआ, और भी बहुत से गेम हैं, पारंपरिक उत्सव, भोजन शैली, कृषि संसाधन जाने। इस तरह से आपका विकास भी होगा और सोच में परिवर्तन भी आएगा। तो यही इसका उद्देश्य है, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस आज है। इसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि हम सारी संस्कृतियों के बारे में जानें, बोली भाषा के बारे में जानें। क्योंकि जब हम मान लीजिए कोई मराठी भाषी हमें मिल जाता है और हम मराठी में उनके साथ बात करते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है। तो अच्छा लगता है उस संस्कृति को जानने वाले को भी और खुद को भी अच्छा लगता है, खुद का भी परिष्कार होता है। एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं। उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, मना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो, मना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। ऐसा जादू छा गया मेरे चांद को देख कर, चांद भी शर्मा गया। मुझे शर्म सी आए मेरा दिल घबराए, अरे आप बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, माना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो, माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो।
दिल भर से इकरार कर। तेरे प्यार की खुशबू मेरी सांसों में समा गई। ले सजना सब छोड़ मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तुझे प्यार हो गया, इकरार हो गया। अरे अब तो रोके ना रुकूं मैं किसी के रोके से। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। माना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बेरी हवा के झोंके से। हाय लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। माना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा। भाई ये गाना था मुझसे शादी करोगे इस फिल्म का। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें थी, अरुण भैरव के बोलते, साजिद वाजिद का संगीत था। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, एक नहीं बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। जो हमने संवाद की बात की थी, संवाद की विविधता और संस्कृति की बात की थी, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद और विकास की विविधता कई प्रांतों में अलग अलग है। महाराष्ट्र में मराठी में संवाद से बातचीत, राजस्थान में राजस्थानी में, उत्तर प्रदेश में लखनवी में संवाद होता है। जैसे प्रिय लेखक अमृतलाल नागर जी हैं, उनका लिखा एक उपन्यास मानस का हंस मुझे बड़ा रोचक लगता है। एक प्रसंग में जहां नाथू जब उनके बाल बनाने आता है तो वो अपनी अशुद्ध बोली में बातचीत करता है, जिसका जवाब गोस्वामी तुलसीदास बड़े सभ्य तरीके से देते हैं। हमारे घर परिवार में सदस्य जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बोली का प्रयोग करते हैं। पिता कभी तो कभी नफरत के भाव में बोलते हैं। हम ही हिंदी और अंग्रेजी के साक्षर युवक हैं, उन्हें तो देखना भी नहीं आता है। संवाद का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। दरअसल ये कहना चाहते हैं कि जब हम संवाद तभी स्थापित कर पाते हैं जब सामने वाला हमारे बातों में शामिल होता है, तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है। बोली भाषा ऐसी बोले जो सामने वाले को समझ में आए। सही कहा आपने। और देखिए हमारे जो और साथी लिखते हैं कि भाई जीव साधर्म से हम एक ही हैं, किंतु स्थान देश और काल के चलते ही हम अपने वैध धर्म से विविध स्वरूपों में आ जाते हैं। और उनमें हमारे दो मुख्य विभाग हैं, मनुष्य और मनुष्यतर। स्थान काल और परिस्थितियों के चलते हमारे और भी विविधताएं, किंतु संवाद और विकास के दृष्टिकोण से हम अपने मनुष्य विविधता में आकर भी मनुष्यतर योनियों का ही अनुकरण करते रहते हैं। और ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं श्रोताओं ने जो टिप्पणियां भेजी हैं, और जो मुद्दे हैं हमारे उन पर भी इनकी टिप्पणियां आती रहेंगी। लेकिन आज आतंक विरोधी दिवस है, इस पर भी हम श्रोताओं को आगाह करना चाहते हैं कि 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में याद किया जाता है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और जो हिंसात्मक स्वरूप होता है इससे बचाव के लिए। कई बार युवा पीढ़ी या कोई भी व्यक्ति अपने राह से भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आगाह करना बहुत जरूरी है। ये घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें राह से भटकने से रोकें ताकि वो हिंसा की ओर प्रवृत्त ना हो। और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं और ऐसी शिक्षा संस्कार दें कि वे सभी जिंदगी के मूल्य को समझें और खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों का भी ध्यान रखें। और इस दिन का उद्देश्य राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा मिले और सभी को एकजुट रहना चाहिए। एक गाना सुने पहले जी।
राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। जातों से बोलूं ना, जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, डोलूं ना मैं संग तेरे। जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, डोलूं ना मैं संग तेरे। रोज जो तुम रूठोगी ऐसे, गुजरेंगे दिन मेरे कैसे। जीने नहीं देगा मुझे 4 दिन प्यार आराम से, प्यार आराम से। काहे को बुलाया मुझे मालूम, प्यार मेरे नाम से, प्यार के नाम से। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहें हाल दिल का। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहें हाल दिल का। प्यार में दिन का ढल जाता है, रात को जादू चल जाता है। दिया लगता है धड़कने पिया, आज कल शाम से, आज कल शाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। तो ये सखियां सुन रही थी ये गाना हम शक्ल फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था। अब एक संदेश सुन लेते हैं। मैं संजय मासूम, संवाद लेखक गीतकार। मैं सलाम करना चाहता हूं अपनी भारतीय सेना को। जिस तरह पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद हमारी सेना की तीनों शाखाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत संयमित लेकिन सटीक, सशक्त और सार्थक कार्रवाई की, उसने दुनिया को बता दिया कि हम शांति की बात करते हैं तो शक्ति भी साथ रखते हैं। जय हिंद की सेना। तो ये था जाने माने संवाद लेखक और गीतकार संजय मासूम का संदेश। ममता जी, कुछ आप कहने जा रही थी कि आज हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल, जरा याद करो कुर्बानी, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्रांतिवीर कुंवर प्रताप सिंह बारहट के बारे में। जी, कुंवर प्रताप सिंह बारहट, जिन्हें कुंवर जी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिवीर, क्रांतिकारी कहलाए। कुंवर प्रताप का जन्म 24 मई 1893 उदयपुर में केसरी सिंह और माणिक कंवर के परिवार में हुआ था। प्रताप सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा कोटा में करी और उच्च शिक्षा अजमेर से प्राप्त की। कुंवर प्रताप सिंह के पिता केसरी सिंह बारहट मेवाड़ के महाराणा के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे और बाद में वे कोटा राज्य के महाराज के दरबार में शामिल हो गए। परिषद के सदस्य के रूप में आपने कार्यभार संभाला। इस तरह कुंवर का बचपन कोटा में ही बीता। और कुंवर पिता अपने पुत्र के अंदर राष्ट्र प्रेम चाहते थे, क्योंकि उस समय बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए भेजे जाते थे। उनके पिता केसरी ने अपने कुंवर को राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए बहुत छोटी सी ही उम्र में अर्जुन सेठी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया, जो उस समय जयपुर में वर्धमान पाठशाला चलाया करते थे। और इसके साथ ही वे गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया करते थे। बाद में तो कुंवर प्रताप की मुलाकात रासबिहारी बोस से हुई। इस तरह से उनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होने लगा था।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ने लगी थी, जिसके कारण वे सरकारी अधिकारियों की आंख में खटकने लग गए थे। इसलिए उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। उस वक्त पिता केसरी सिंह देशी राज्यों के उच्च पद पर थे, साथ ही गुप्त रूप से क्रांतिकारी दल से भी जुड़े थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे कुंवर प्रताप को चाचा भाई ठाकुर जोरावर सिंह बारहट, दामाद ईश्वरदान आशिया को दिल्ली में राष्ट्रवादी मास्टर अमीर चंद के पास भेज दिया। जहां अमीर चंद ने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया, जिसमें वेश बदलना, सरकारी कार्यालयों से गुप्त समाचार एकत्रित करना और सैनिकों और युवाओं के साथ संपर्क स्थापित करना सिखाया। और कुंवर को बाद में बोस के दल में भी ले लिया गया, जहां अजमेर और अन्य ब्रिटिश सेना छावनी में सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया गया। वे लोगों को यात्रा करने के लिए भी उकसाते थे, प्रेरित करते थे। 1912 के आसपास में दिल्ली में वायसराय के जुलूस में कुंवर सिंह अपने चाचा जोरावर सिंह बारहट के साथ थे, जिन्होंने चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंका था। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ 1915 के सशस्त्र विद्रोह में बड़े गदर आंदोलन के हिस्से हेतु बनारस षड्यंत्र का नेतृत्व किया, जिसके कारण 1916 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा गया। 5 वर्ष की सजा मिली, जहां उन्हें कमजोर करने के लिए क्रूर शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। उन्हें अपने साथियों का नाम बताने से मना कर दिया था। उन्होंने यातनाओं से व्यथित होकर कुंवर प्रताप सिंह बारहट की देह 7 मई 1918 को जेल में ही शांत हो गई। ऐसे क्रांतिवीर को हम शत शत नमन करते हैं और उनके लिए कुछ चंद पंक्तियां जिनके द्वारा लिखी गई हैं, कुंवर की वीरता को बतलाती हैं। चारण कुल चावणों बारट कुल भान, कुंवर वीर प्रताप हा मर देशो मान। मरुभूमरा भाल ने ऊंचो करियो आज, सिंघरी एक दहाड़सू काप्यो ब्रिटिश राज। तो हमने अभी अपनी सखियों और सखाओं को जानकारी दी क्रांतिवीर कुंवर प्रताप सिंह बारहट के बारे में। जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत। अब जरा मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए कि ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और वापस कुछ बातें करते हैं। और आज चाय की चुस्कियां भी तो लेनी है स्टूडियो में। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों का इंतजार है और अपने कुछ किस्सा गोई अंदाज में वो बताएं कि चाय से जुड़ी हुई कौन सी बात उनके जहन में अभी तिराई है, साझा करें। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और अब सुनते हैं ये संदेश। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है और हम उनका नमन करते हैं। ये था राहुल श्रीवास्तव का संदेश। अब एक गाना सुन ले और फिर उसके बाद कुछ बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी,
मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी। मंजरी जी, वो देखिए चाय ठंडी हो गई। देखिए ना, सब कितने सारे संदेश आ गए तो चाय हम ठंडी होने नहीं देंगे फिलहाल तो। बिल्कुल। और क्या होता है जब हम ये बोलते हैं चाय ठंडी हो गई, तो हम पलट के जरूर देखते हैं और हम ये देख रहे हैं कि कहीं चाय सचमुच आ गई। जब चाय की बात होती है तो आंखों के सामने चाय का कप याद आ जाता है, तो चाय का प्याला। तो देखते हैं श्रोताओं के जरिए, श्रोताओं की टिप्पणियों के जरिए हम फिलहाल चाय का प्याला ले लेते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाय बहुत ही बढ़िया बनाती हूँ, मेरी चाय की खुशबू पूरे मेरे घर में फैलती है, जो भी आता है उसे मेरे हाथ की चाय पीनी ही होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के कप में केवल चाय ही नहीं होती है, चाह होती है साथ बैठने की। क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं एक और कि कहते हैं चाय सिर्फ चाय या एक पदार्थ ही नहीं है, ये एक एहसास है, एक चाह है जो अपने हो या पराए सबको अपनी ओर आकर्षित तो करती ही है, बल्कि जिन रिश्तों में कुछ खटास भी आ जाए तो यही चाय जब सब एक साथ बैठकर पिए तो उन रिश्तों की खटास को अपने मीठे स्वभाव से के अनुरूप कर देती है। चाय हमारे दैनिक जीवन की जरूरत भी है। कहते हैं सिर दर्द का राष्ट्रीय इलाज चाय ही है। हर सुबह की पहली पसंद और शाम की तलब है ये चाय है जनाब, इसकी बात ही कुछ अलग है। क्या बात है भाई, आज संदेशों की बात ही अलग कुछ है। बिल्कुल। और चाय के साथ ऐसे लग रहा है कि समुद्र की लहरें आ रही हैं, इतनी सारी टिप्पणियां आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे जब कहीं भी दर्द होता है, चाहे वो सिर का दर्द हो, बदन का दर्द हो, हाथ पैर का दर्द हो, चाय पी लेती हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। जैसा कि हमने मेरा नाम लिखा है कि कहा कि हम बताएं कि चाय हमारे लिए क्या है, तो मेरे लिए चाय मेरी हमदर्द की दवा है। क्या बात है भाई। और भी बातें साझा कीजिए कि जब आप छोटे थे, बचपन के दिन थे, तो चाय मिलती थी तो वो जो खुशी होती थी, और चाय के साथ बिस्किट डुबो के खाते थे और पराठे डुबो के खाते थे। और वो चाय जब कप में पीते थे प्लेट में डाल के, तो जो एक अजीब सी आवाज होती थी सुड़क सुड़क की, उसका भी एक अलग मजा होता था। बिल्कुल। और कई बार जो कप से भाप उठती है उसको उंगली से काटना कि शायद ये भाप की जो लकीर है, धुएं की लकीर शायद कट जाए,
उसके ऊपर से मलाई हटाना उंगली तो से, ये सब भी याद आता है चाय के साथ साथ। तो चाय सिर्फ चाय की चुस्की नहीं है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुबह हो या शाम, महफिल हो या तन्हाई हो, कोई मसला हो या मुद्दा हो, कुछ भी हो चलेगा। भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक एहसास है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर विशेष आप दोनों को नमस्कार। क्या बात है। इस तरह एक लिखते हैं कि मेरी दादी जी कभी चाय नहीं पीती थी और मेरी बेटी आज तक चाय नहीं पी है, उन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, भाई चाय का भी कोई दिवस है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। अरे चाय तो औषधि है और औषधि रुग्ण होने पर ही लिया जाता है, लिया जाना चाहिए भी। ये शीत देशों के लिए हितकर है, किंतु इसे अब वैश्विक बनाकर इसके अच्छे खासे बाजार भी सजने लगे हैं। फलस्वरूप गर्म देशों में भी इनका प्रचलन बढ़ा है और उनके लोगों द्वारा लोग एसिडिटी जैसी बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके चलते वे अपने प्राकृतिक पेयों से दूर हो गए हैं और अन्यथा दधि खांड की ऊर्जा से उत्पन्न स्वस्थ उत्तेजना के अब वे उत्तरदायी ही नहीं लगते हैं, इन्होंने लिखा। मंजरी जी, चाय से कई बार किसी की नाराजगी भी दूर की जा सकती है। अब आप पूछिए कैसे? कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए अब हमारी आपकी खटपट हो गई और आप बैठी हैं और 4-5 लोग और बैठे हैं, तो हम सबसे पूछते हैं कि चाय पीनी है, चाय पीनी है, और मान लीजिए हमारी आपकी बातचीत नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, बातचीत को, अनबोलेपन को दूर करने के लिए आपसे भी पूछूंगी, मंजरी जी चाय पियेंगी क्या? तो आप क्या कहेंगी? मन में तो रहेगा नाराज है, लेकिन कहेंगे अच्छा चलिए पिला रही तो पी। चाय के बहाने वो अनबन भी टूट जाती है। तो चाय नाराजगी तोड़ने का भी एक बहाना होता है। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। एक कविता की शक्ल में टिप्पणी आई है, लिखा है कि तेरे बिन जीना नहीं, तेरी एक चुस्की में पाता हूँ आनंद सारा, रात को सोता हूँ इस उम्मीद में कि सुबह फिर तेरा दीदार होगा। बड़े बड़े मसले सुलझा देती है एक चाय, बिगड़े रिश्ते बना देती है एक चाय, बरसात में पकौड़ी के साथ याद आती है चाय। कितनी गुणी हो तुम चाय, मेरी जिंदगी की सबसे खास हो तुम चाय। स्वरचित इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, लेकिन हम इस कार्यक्रम में नाम नहीं शामिल करते हैं। बिल्कुल। और एक लिखते हैं, गर्मी सर्दी बारिश शादी या कोई मिलना जुलना, जिंदगी का कोई भी मसला हो, इसकी शुरुआत चाय से ही की जाती है। कुहासे से भरे सर्दियों का मौसम और चाय के टपरी में शीशे के गिलास में भाप निकलती मीठी चाय, वातानुकूलित रेस्टोरेंट में, कैफे में हो या आनंद कहाँ हो, जो टपरी और गुमटी वाली चाय से मिलती है। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो चाय के बहुत सारे प्रकार हैं मंजरी जी, आपको पता है, पता होगा ही, जाहिर सी बात है कि आइस टी भी होता है और कई तरह के चाय होते हैं। वो कुल्हड़ वाली चाय तो हम सबको याद ही है कि हम ढूंढ के जाते हैं कि कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए, और वो ग्रीन टी तो होता ही है, होती ही है। और जो हरी पत्ती की बात बोली कि चाय में अगर हरी पत्ती डाल दें तो उसकी खुशबू जो बहुत देर तक तारी रहती है। तो हम लोग बहुत सारी चाय की बातें करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। छोटी छोटी सीली सीली शामें जीने आधी थोड़ी झूठी चाय पीने चल थोड़ी सी है मेरी सांसें दोनों जी ले चल छोटी छोटी सीली सीली शामें जी ले आधी थोड़ी झूठी चाय पी ले चल।
भाई, चाय शब्द का नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है। लगभग 80% लोग हमारे भारत में ही चाय के शौकीन हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हर घर में चाय बनती है। चाय पीने से तन मन में थोड़ी सी ऊर्जा का संचार भी हो जाता है। कोई घर में मेहमान आने पर चाय जरूर बनती है, या फिर हम कहीं मेहमान बनकर जाते हैं तो चाय से स्वागत जरूर होता है। और देखिए ना, जब चाय की याद आती है ना तो बहुत सारी चाय याद आ जाती है, और चाय के कितने कितने प्याले भी याद आ जाते हैं ना, कि कुल्हड़ की चाय है ना, कभी दोने वाले और प्लास्टिक के कागज वाले मग वालों में भी चाय। अब तो ऐसे मग चले हैं जिसमें तस्वीरें होती हैं। बिल्कुल, तस्वीरें चिपकी होती हैं, तो वो पहले चाय का प्याला देखकर तस्वीर देख के ही दिल खुश हो जाता है, फिर उसके बाद चाय की चुस्कियों का लुत्फ होता है, तो अंदाज ही अलग हो जाता है फिर तो। और लेकिन उसका देखिए उबालना, उसको कैसे उबाला जाता है, कैसे खौलाया जाता है, और चाय कैसे उसमें अपना रंग छोड़ती है, और मतलब इतनी खौलती है कि वो लोगों को भी खौला देती है। इतनी चाय मजेदार होती है, और चाय उबलती है, शांत भी हो जाती है, और जिसको भी चाय मिलती है ना, वो बड़ी तल्लीनता से उस चाय को पीता है, मन से पीता है। और चाय जो है वो एकदम ढाल देती है अपने आप में, इतनी अपनी ऊर्जा जो है वो सारी दूसरे में भर देती है, और जिससे क्या होता है कि आलस दूर हो जाता है, नींद को भगा देती है। वही चाय ने बड़े बड़े मसले भी सुलझा दिए, और वहीं चाय जो तीखी नोकझोंक होती है आपस में जो देखी जाती है, वो भी शांत कर देती है। और चाय दोस्ती की मिठास कहीं पर बन जाती है, तो कभी किसी टपरी की शान बन जाती है। मंजरी जी, देखिए, चाय के रिश्तों की सुलझाने की बात आपने कही, तो हमने तो एक उदाहरण भी दिया था कि सचमुच चाय के बहाने कई बार हम बातचीत की शुरुआत भी कर लेते हैं। और जब रिश्तों की बुनियाद तय होती है, अभी बहुत सारी जगहों पर, उत्तर भारत, बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है कि जब लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं लड़के वालों के यहाँ घर के लोग, तो बाकायदा जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं और लड़की चाय की ट्रे लेकर जाती है, वो एक परंपरा सी, एक कहावत सी हो गई है कि अब हालांकि लड़कियां इस बात का विरोध करने लगी हैं कि मैं चाय की ट्रे लेकर नुमाइश में नहीं पेश करूंगी खुद को। तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चाय हर जगह शामिल हो जाती है। एक प्याली चाय रिश्तेदारों के घर, या घर में कोई मसला तय करना हो, हल करना हो, ऑफिस की टेबल हो, कैंटीन की चाय हो, वहां की बैठकें हो, दिन भर की थकान हो, चिंता हो, या फिर कुछ भी हो, आपको चाय तो तरोताजा कर ही देती है, आपकी थकान भी दूर कर देती है। कई बार चाय नुकसानदेह होती है तो भी चाय पी ही लेते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक कप चाय हो जाए, ये सिर्फ एक सवाल ही नहीं बल्कि रिश्तों की डोर, थकी जिंदगी में ताजगी की फुहार, अनगिनत कहानियों की शुरुआत, सुबह की नींद हो या शाम की थकान, दोस्तों की गपशप हो या ऑफिस की मीटिंग, अपने देश में हर माहौल की धड़कन चाय की प्याली से निकलती है। क्या बात है। और चाय के जो दौर है ना, वो ममता जी घंटों घंटों चलते हैं। चाय की चुस्कियों के संग शेर शायरी महफिल सज जाती है, और देर तक जमकर पढ़ाई करने में भी चाय बहुत साथ निभाती है। और वहीं चाय सर्दी को तो दूर भगाती है, तो सभी को पता है। और अपने संग जो अदरक और इलायची, वो चाय की पत्ती डाल लेती, डलवा लेती, कहना चाहिए हम लोगों से, तो उसका भी एक अलग मजा हो जाता है। तो ममता जी, मुझे इन्हीं बातों से एक किस्सा याद आ गया कि मेरे घर में एक मेहमान आए, तो मुझे चाय बना के उनको देना था। तो मेरी मम्मी ने कहा चाय बना लो। जब हम गए देखा तो अलमारी में उस ज़माने में अलमारी में ही दूध के भगोने रखे जाते थे, क्योंकि फ्रिज तो थे नहीं। जब हमने दूध देखा तो उसमें सिर्फ 2 कप दूध था। अब उसी को मिला के मुझे चाय बनानी थी 3 कप, तो मैंने 1 कप पानी डाला और चाय बना के ले गई। बल्ब टिमटिमाता जलता था उन दिनों घरों में। तो मम्मी ने चाय का कप जैसी ट्रे हमने रखने लगे तो मम्मी ने देखा और बोली, अरे ये चाय तुमने काली क्यों बनाई, रोज तो तुम सफेद बनाती, जाओ इसमें दूध लेके और डाल के आओ। अब मैं क्या बोलती कि दूध तो खत्म हो चुका है। मैं वापस गई रसोई में, 1 मिनट खड़ी रही, फिर वापस चाय ले आई। मम्मी कहती अरे वाह, ये चाय तो बहुत अच्छी है। बाद में उनको जब बताया तो वो खूब हंसी, कहती कि अच्छा। तो ये दूध की चाय, दूध वाली चाय के शौकीन के लिए ये बात है, लेकिन आजकल तो ज्यादातर लोग ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं, दूध वाली चाय से परहेज। और डॉक्टर्स तो यही सलाह देते हैं कि आप दूध वाली चाय पीनी छोड़ दो तो आपको बहुत सारी समस्याएं दूर हो लेकिन कुछ लोग मानते भी नहीं, उन्हें ज्यादा दूध, उनको लगता है दूध में ही पत्ती डाल दो। तो कुछ इस तरह के लोग भी पसंद करते हैं। लेकिन ठीक है, जिसको जैसी पसंद हो चाय वैसी बनाए। लेकिन बिल्कुल चाय जब भी बात चलती है तो चाय पे अनेकों बातें याद आ जाती हैं। अब हमें याद आ रहा है कि हमें एक संदेश सुनवा देना चाहिए। ये जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा का संदेश है, सुनते हैं। मैं अनिल शर्मा भारत के इन गौरवान्वित लम्हों पर आप
सबको बधाई देता हूं। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की 3 सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम के निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आप सबको, पूरे भारतवर्ष को बहुत सारी बधाई, विजय की बहुत सारी बधाई। जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा का ये था संदेश। और चर्चा हो रही चाय की, तो अब ये गाना सुन लेते हैं जिसमें चाय शामिल है। बनफूल फिल्म का ये गाना था और गरम गरम चाय पीले की बात थी। तो भाई गरम गरम चाय पीने का वक्त तो हो रहा है। हमारी सखियां सहेलियां और सखा जरूर चाय का प्याला लेकर बैठ गए होंगे क्योंकि इतनी सारी चाय की बातें हो रही हो तो चाय का प्याला सामने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कि एक संदेश पढ़ लिया जाए फिर तो, है ना। एक लिखते हैं कि हर रोज सुबह पहली चाय मैं ही बनाता हूँ। पत्नी लंच बनाने की तैयारी में व्यस्त रहती है। 1 कप उबलते पानी में थोड़ी हरी चाय की पत्ती, थोड़ा पुदीना, थोड़ी इलायची, 3 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी मिलाता हूँ। इन्होंने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि असम के बागान में पैदा होती है चाय, फिर हमारे पास पैकेट आता है। कर्नाटक में कहवा की खेती होती है। हम भी प्रोग्राम के साथ चाय की सिरप का आनंद ले रहे हैं। देखा, हमने कहा ना कि हमारे श्रोता जरूर चाय का प्याला लेकर बैठ गए होंगे। बहन जो कभी जल्दी बना देती है, कभी देरी करती है, कभी तो शरबत कोल्ड ड्रिंक भी हो जाता है। और देखिए ना, जो इन्होंने चाय के बागान की बात
बात की है, तो सचमुच जब असम की ओर जब जाते हैं तो सुंदर चाय के बागान दूर तक फैले, कितना अच्छा सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है। तो इनकी इस टिप्पणी से वो दृश्य आंखों के सामने तिराया है। बिल्कुल। और एक और लिखते हैं कि चाय एक कप 2 कपों के बराबर सी बांट कर अक्सर किया है फर्ज कि तन्हा नहीं हूं मैं। एक चाय 2 कपों में बराबर सी बांट कर अक्सर किया है फर्ज कि तन्हा नहीं हूं मैं। मेरे दिल को सुकून मिल जाए ऐसी राय दे देना, मोहब्बत से तुम अपने हाथ की एक चाय दे देना। क्या बात है। दार्जिलिंग की चाय भी बड़ी मोहक होती है और वहां से भी चाय आपने आती इतनी है। अच्छी चाय की बातें कर दी हैं और संदेशों में भी आ गई कि और चाय की याद आने लगी। देखिए, एक श्रोता ने लिख भी भेजा है कि कुछ समय से मैं भी ब्लैक टी पी रही हूँ, अब दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। और एक श्रोता ने, हमारी एक सखी हैं, जिन्होंने चाय का कप भेज दिया है, इमोजी चाय की। तो आजकल तो भाई इमोजी के जरिए भी काम चलाया जाता है, तो हमने तो अभी काम चला लिया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सखी सहेली के इस मंच के बाद चाय जरूर पीनी होगी, हमें भी होगी। और सब लोग भी पियेंगे क्योंकि वक्त ही ऐसा है चाय का हो जाता है। बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी, हमारी एक सखी है, लिखा है कि अरे मैंने भी चाय की ट्रे लेकर पहली बार अपने होने वाले पतिदेव जी को देखा था। और एक हमारी सखी और लिख रही है कि उफ, चाय ही चाय की बात हो रही है, 5 बजे के पहले, यानी बस सखी सहेली सुनते सुनते ही चाय बना रहे हैं। फिर इन्होंने आगे लिखा है कि चाय की बात हो तो बचपन नहीं याद आए, ऐसा नहीं हो सकता है। भैया मुंह से बहुत आवाज निकालता रहता था, बहन बहुत गुस्सा हो जाती थी, तो भैया को जब भी चिढ़ाना होता था वो सुड़ुक सुड़ुक करके चाय पीता था। ये तो बहुत ही मजेदार लगती जब इस तरह से कभी कभी चाय पीते हैं। तो अच्छा, चाय जब पीते हैं ना तो चाय की बहुत सारी चीजें याद आती। चाय का ठेला कहाँ लगा है, चाय की दुकान कहाँ है, चाय का नुक्कड़ कहलाता है, और चाय की थड़ी, चाय के अड्डे पर चलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग आपस में। बिल्कुल। अब एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो चाय है आयुष चाय, वास्तव में चाय नहीं बल्कि एक तरह की औषधि है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी चाय की पोस्ट कल की पोस्ट पर भी चली गई, तो नेटवर्क की दिक्कत। तो चाय ने मतलब इतना ज्यादा अपने आगोश में इनको कैद कर लिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम छोटे थे तब मेरे भैया को चाय बनाने का इतना क्रेज था कि जैसे ही कोई मेहमान आता था भैया झटपट स्टोव पर चढ़ा देते थे चाय, बिना मेहमान से पूछे कि वो चाय पिएंगे कि नहीं पिएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत बारिश होती है, खूब कड़ाकेदार ठंड होती है, तो 1 कप गर्म चाय बहुत सुकून देती है, उसके साथ कुछ नमकीन और बेसन प्याज के पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बताइए कि प्याज के पकौड़े कौन बनाएगा, आप? बिल्कुल बना देंगे। आप चाय पिलाइएगा, हम पकौड़े बना देंगे, मिल बांट के पियेंगे तो मजा ही कुछ और होगा। देखिए ना, चाय तो हमें लगता है इतनी पसंद आ गई है चाय हमारे श्रोताओं को। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई कहता है कि चाय पर मिलते हैं तो ये नहीं होता है कि चाय पी जाए, कभी कभी एक चाय 2 व्यक्ति और 2 परिवार को जोड़ देता है। और एक सखी लिख रही है कि लेमन ग्रास, अजवाइन की पत्ती और तेज पत्ते डालकर आजकल लोग चाय पीते हैं। सर्दियों में जब भी गुड़ की चाय बनती है तो हम लोग भी तेज पत्ता और अदरक डालकर चाय पीते हैं। मंजरी जी, ये वाली चाय मत पिलाइएगा। नहीं, हम आपको गुड़ वाली चाय पिलाएंगे। वैसे गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी बनती है, सबको पसंद भी आती है। कुछ ही होंगे जिनको ना पसंद आती हो, लेकिन शुद्ध गुड़ अगर मिल जाए ना तो फिर उसकी चाय का तो स्वाद ही अलग होता है। हालांकि ये जो चाय की बात इन्होंने तेज पत्ते वाली लिखी है, तो ये चाय फायदेमंद भी होती है। और बताइए, अब हमारी जब आप किस्सा पढ़ रही थी ना कि वो शादी के ट्रे लेके जाती थे चाय, तो वो हम लोग बचपन में खेल खेल में ऐसा, मतलब फिल्मों में देखा करते थे, तो खेल खेल के ऐसे किया करते थे कि ट्रे में चाय, कप में पानी भरते थे चाय की जगह, और उसको ऐसे हिलाया करते थे कि मतलब हम ले जा रहे हैं चाय। तो वो भी अपना बचपन का एक खेल था। अब एक संदेश सुन लेते हैं। अमोल गुप्ते, एक छोटा सा फिल्म मेकर। भारत माँ के तीनों सेना बलों के वीरों को मेरा साष्टांग नमस्कार और सलाम। आप हैं इसीलिए हम सुरक्षा महसूस करते हैं अपने घरों में, क्योंकि आप वहाँ खड़े हैं और ये कहते हैं कि अपनी जान का बलिदान देंगे। कौन है इतना बड़ा वीर इस देश में जो ये कह सकता है? सिर्फ सेना बलों के वीरों का ही ये मंत्र रहा है, और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं।
ये था जाने माने फिल्म निर्देशक, अभिनेता और लेखक अमोल गुप्ते का संदेश। अब देखिए हमारी एक सखी का संदेश भी आ चुका है। एक सखी ने लिखा है कि हमारे श्रीमान जी को सखी सहेली सुनते हुए एक बार शक्कर की जगह नमक की चाय बना दी। बोले अब 3 से 4 घर ही नहीं आऊंगा, नहीं तो इनकी सखियों के चक्कर में नमक की ही चाय मिलेगी। हालांकि फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बात है भाई, ये तो उनके साथ जाती हो गई कि आपने शक्कर की बजाय नमक की चाय पिला दी। कई बार होता भी ऐसा है कि शादियों में ऐसे किस्से हो जाते हैं जब चाय की ज्यादा डिमांड होती है ना, और मजाकिया रिश्ता होता है, तो फिर उनके कप में नमक डालना ही पड़ता है। तो एक संदेश लिखते हैं कि मैं तो चाय का दीवाना हूँ। गर्मियों में एक दिन में 5 कप चाय पीता हूँ और जाड़ों में के दिनों में एक दिन में 12 से 15 कप चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद मुझे काफी एनर्जी आती है। मैं अपना लेखन कार्य जब भी करता हूँ उस समय मेरे एक हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप और दूसरे हाथ में पेन होता है। मेरी पहली चाय यानी बेड टी बिना दूध वाली होती है। क्या बात है जी, आप जब लिखती तो आप कितनी कप चाय पीती है? मुश्किल 1 कप। क्योंकि इतनी ज्यादा चाय पीने के लिए वक्त भी नहीं होता है और इतनी ज्यादा चाय पीने के लिए हौसला भी नहीं होता है। अगर इतनी सारी चाय पी लेंगे तो खाना कहाँ खा पाएंगे, किस पेट में। इसलिए बहुत संतुलित मात्रा में चाय पीनी चाहिए। और चाय की जो श्रोताओं के साथ चर्चा थी, हमें इन सभी श्रोताओं की टिप्पणियां बड़ी मन भाई, बहुत अच्छी लगी। सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी